फ्रेंड्स, अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी। देखिए क्या बोला है, ऋग्वैदिक काल से हमें भारत के व्यवस्थित सामाजिक जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आज के जमाने में हमारा जो समाज है काफी व्यवस्थित है। हर चीज का अपना एक प्रोसीजर, एक के बाद एक चीजें होती है। इसी प्रकार की व्यवस्था, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इसकी शुरुआत अगर आप बोलोगे तो कहाँ से हुई है, आप मान सकते हो ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल से ही हमें भारत के व्यवस्थित सामाजिक जीवन, जो सोशल लाइफ होती है ना इंसान की, ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ, व्यवस्थित सामाजिक जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर आपको पूछेगा कि भारत में व्यवस्थित सामाजिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ जो इंसान जीता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ऋग्वैदिक काल से हुई, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, इस काल में ही समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें समाज में पावर में रहने का अधिकार मेल को था, डिसीजन लेने का अधिकार भी मेल को था, परिवार का जो मुखिया बनने का अधिकार था वो भी मेल को था। मतलब हर चीज में मेल डोमिनेंस होता था, ऐसी व्यवस्था थी। जिस भी फील्ड में, हर फील्ड में मेल डोमिनेंस हो, ऐसी कोई सोशल सिस्टम जिसमें हर फील्ड में हर जगह मेल डोमिनेंस हो, उसको क्या कहा जाता है, पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक समाज मतलब ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें हर चीज में, मतलब कि पावर में रहने का अधिकार भी मेल को, डिसीजन लेने का भी अधिकार मेल को, हर चीज का जो अधिकार है वो पहले मेल को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोला जाता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। आगे देखिए क्या बोला, सामाजिक संगठन का आधार। जो सामाजिक संगठन था, समाज में जो लोग ग्रुप बना के काम करते थे, कोई भी जो सोसाइटी में ग्रुप बना के काम करते थे, उस संगठन का जो आधार था वो मेन क्या था, गोत्र के आधार पर ग्रुप बनते थे। संगठन यानी क्या होता है, एक प्रकार का ग्रुप मान सकते हो। तो सोसाइटी में जो ग्रुप्स बनते थे उनका आधार मेन क्या था, गोत्र। गोत्र के आधार पर लोग ग्रुपिज्म करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऋग्वैदिक काल से हमें भारत के व्यवस्थित सामाजिक जीवन यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्रूफ मिलते हैं। ठीक है, इस काल में समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। फिर से बता रहा हूँ, पितृसत्तात्मक व्यवस्था व्यवस्था वो सोशल सिस्टम जिसमें हर चीज में मेल डोमिनेंस होता था। समाज में हर काम करने का अधिकार आदमी को, डिसीजन लेने का अधिकार आदमी को, परिवार के मुखिया के रूप में आदमी, और समाज को चलाने का भी अधिकार किसको होता था, आदमी को। पावर में भी रहने का अधिकार किसको था, आदमी को। मतलब ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें हर क्षेत्र में आदमी यानी कि मेल डोमिनेंस होता था, उसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था आप मान सकते हो या फिर उन्हें कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दिया। सामाजिक संगठन है ना, सोसाइटी में जो ग्रुप्स जो बनते थे, सिस्टम्स, उनका जो संगठन का जो आधार था वो क्या था, गोत्र। गोत्र के आधार पर सोसाइटी में ग्रुप्स बनते थे, ऑर्गेनाइजेशन बनते थे, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इतना नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है, समाज की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट जो थी वो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। देखिए आज भी, आज हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, आधुनिक सभ्यता में है, आज भी सोसाइटी है। तो ये जो जितनी भी सोसाइटी है, भारत में जो सोसाइटी है, वर्ल्ड में जो सोसाइटी है, समाज है, वो किससे मिलकर बना है, लोगों से मिलकर बना है। लोग क्या होता है, परिवारों का एक ग्रुप होता है। जैसे मेरा एक परिवार है, आपका एक परिवार है, हमारे पड़ोसी का एक परिवार है, पड़ोसी के पड़ोसी का एक परिवार है, फिर पड़ोसी के पड़ोसी का एक परिवार है। सभी लोग आपस में मिलकर हम क्या बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। तो इतना बड़ा जो समाज है, वो समाज क्या है, कई सारे परिवारों का एक ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा सोसाइटी क्या है, तो सोसाइटी क्या है, कई सारे परिवारों का एक साथ ग्रुप। जितने भी परिवार है भारत में, सभी परिवार वाले हैं। मैं भी परिवार वाला हूँ, आप भी परिवार वाले हैं, हमारा पड़ोसी भी परिवार वाला है। तो हम सब क्या साथ में रहते हैं। तो इन सभी परिवारों, द ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड सोसाइटी। परिवारों का ग्रुप यानी फैमिली ग्रुप क्या कहलाएगा, सोसाइटी। आपका अलग परिवार, मेरा अलग परिवार। तो जितने भी परिवार है, फैमिलीज है, साथ में रहते हैं। इधर मैं रहता हूँ, पड़ोस में एक और फैमिली, फिर उसके पड़ोस में एक और फैमिली, ऐसे ही छोटे छोटे करते करके क्या बन रहा है, एक सोसाइटी बन रहा है। तो परिवारों का ग्रुप, सभी के परिवारों का जो ग्रुप है वो क्या है, सोसाइटी है। सोसाइटी किससे मिलकर बनती है, फैमिली से मिलकर बनती है। एक ही फैमिली नहीं, सबकी अलग अलग फैमिली, सब इसी अर्थ में रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं। इसीलिए हम लोग भारत में रहते हैं। तो भारत में क्या है, सभी लोग परिवार के फॉर्म में बटे हुए हैं। तो इन सबको अगर हम साथ में काउंट करेंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, सोसाइटी बोला जाएगा। और उस परिवार का हेड कौन होता है, उस काल में क्या था, पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता है, कुलुप भी कहा जाता था। ठीक है, परिवार का मुखिया आमतौर पर कौन होता है, पिता होते हैं, फादर होते हैं, जिन्हें और क्या कहा जाता था,
कुलप भी कहा जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में अगर आपको पूछेगा कि परिवार का मुखिया कौन था, तो आप क्या बोलोगे? फादर यानी कि पिता, और उन्हें क्या कहा जाता था? कुलप भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई अगर आपको पूछेगा, क्या बोलोगे? परिवार यानी कि फैमिली। कई सारी फैमिली मिलकर क्या बनाती है? सोसाइटी बनाती है। पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भारत में मतलब इस काल में महिलाओं को सम्मान मिलता था। ऋग्वेदिक काल क्या था? मेल डोमिनेंस वाला काल था। इस काल में भले ही हर चीज में मेल डोमिनेंस होता था, हर काम, हर डिसीजन, पावर में रहने का अधिकार, सब कुछ आदमी करते थे, यानी कि मेल्स का दबदबा था। लेकिन उस काल में भी महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलती थी, लेडीज को रिस्पेक्ट मिलता था, सम्मान मिलता था, उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। समाज की सबसे छोटी बेसिक यूनिट क्या होती है? परिवार। आपको बता चुका हूँ, कई सारे परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? सोसाइटी बनाते हैं, और उसी परिवार का हेड कौन होता था? पिता। आज के समय में भी परिवार का हेड कौन होता है? पिता ही होते हैं, और उस पिता को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और पितृसत्तात्मक होने के बावजूद महिलाओं को सम्मान मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, हम लोग ऋग्वेदिक काल का सामाजिक स्थिति पढ़ रहे थे, अब उसमें हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है। ऋग्वेदिक काल में जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार का प्रचलन था। मतलब दादा दादी और चाचा चाची सब, जो ज्वाइंट फैमिली पहले होता था पुराने जमाने में, आज भी है ज्वाइंट फैमिली, लेकिन धीरे धीरे करके आप सब न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं। एक सिंगल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा बढ़ने लगा, लेकिन 90s के दशक में, 80s 90s 70s में, तब क्या था? ज्वाइंट फैमिली का ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है आधुनिक भारत में, लेकिन ऋग्वेदिक काल में क्या है? ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, माने कि संयुक्त परिवार का प्रचलन था। दादा दादी, नाती पोते, नानी आदि, इन शब्दों के लिए एक ही वर्ड यूज होता था, जिसका नाम क्या है? नप्त्रु। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ड है नप्त्रु, इस शब्द का प्रयोग होता था। अगर आपको पूछेगा ऋग्वेदिक काल में नप्तु शब्द का प्रयोग किस लिए होता था, तो आप क्या बोलोगे? दादा दादी, नाती पोते, नानी, ये जो है, इन सारे शब्दों के लिए नप्तु शब्द का प्रयोग होता था। और ये पूछेगा आपको कि ऋग्वेदिक काल में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, तो आप क्या बोलोगे? जॉइंट फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोला है? सामाजिक स्थिति में ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। देखिए क्या बोला है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिले। वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। इन चारों वर्णों में भारत का समाज बटा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वर्ण व्यवस्था के बारे में आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो टीचिंग देते हैं, क्षत्रिय जो वॉरियर होते हैं, सेना में जो होते हैं, जो युद्ध में शामिल होते हैं, सैनिक आप बोल सकते हो, वो क्षत्रिय होते हैं। वैश्य जो बिजनेसमैन, जो व्यापार करते हैं, वो। और शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शूद्र। अब इन सबके बारे में हम जानकारी आगे की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिए। तो ये वर्ण व्यवस्था का क्या है? आपका ओवरव्यू। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बोला है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, मंडल यानी आप क्या समझ सकते हो? एक टाइप का चैप्टर समझ सकते हो। 10वें मंडल में यानी कि 10वें चैप्टर में वर्णित पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का अर्थ होता है मंत्रों का स्रोत। ठीक है, द सोर्स ऑफ मंत्रा। मंत्रों के स्रोत में वर्णित पुरुष सूक्त में यानी कि मंत्रों के स्रोत में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है, पुरुष सूक्त यानी मंत्रों के फॉर्म में, मंत्रों के स्रोत में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन किसमें मिलता है? 10वें मंडल में। किसमें? पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। ऋग्वेदिक काल में हमें किसके साक्ष्य मिले? वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त का पहले बता चुका हूँ, मंत्रों का स्रोत। अगर आपको पूछेगा कि चारों वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आप क्या बोलोगे? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त के तहत चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है।
अगर आपको बोलेगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किन की जानकारी दी गई है, तो आप क्या बोलोगे? वर्ण व्यवस्था, यानी कि वर्णों की उत्पत्ति, चारों वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी दी गई है किसमें? 10वें मंडल में। और ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला है। सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था के अनुसार, यानी कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के अनुसार विराट पुरुष यानी कि भगवान आप मान सकते हो, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से यानी कि भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, और जांघों से यानी कि जांघों से कौन निकले हैं? वैश्य, और पैरों से कौन उत्पन्न हुए हैं? शूद्र उत्पन्न हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आते हैं जिनके बारे में प्रॉपर जानकारी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन्हीं चारों वर्णों की जानकारी दी गई कि विराट पुरुष के मुख से यानी कि भगवान के मुख से कौन निकले हैं? ब्राह्मण निकले हैं, पहला वर्ण। भुजाओं से क्षत्रिय यानी कि दूसरा वर्ण निकला है, और जांघों से वैश्य वर्ण यानी कि तीसरा वर्ण निकला है, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं जो कि चौथा वर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी विराट पुरुष के मुख से कौन निकले? ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। विराट पुरुष यानी कौन? भगवान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी जानकारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऐसे दी गई है। मतलब विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र निकले, इस बात की जानकारी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते, देखिए क्या बोला है। इस काल में लेडीज यानी कि महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। जो यज्ञ का काम किया जाता है हिंदू धर्म में, उसमें पति के साथ पत्नी होती थी, यानी कि आदमी के साथ औरत भी यज्ञों में भाग लेती थी। कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह, सती प्रथा, पति की मृत्यु हो जाने पर उनकी लाश के ऊपर को पत्नी को रख के जला दिया जाता था, जो पहले होता था भारत में, फिर बंद हो गया। पर्दा प्रथा, पर्दा करने की जो प्रथा थी वो, इन सभी का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में नहीं था। ऋग्वेदिक काल में इनका चलन नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चियों का यानी कि छोटे बच्चियों का उपनयन संस्कार होता था। देखिए उपनयन संस्कार क्या होता है? ये हिंदू धर्म के ना 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। इस संस्कार में बच्चे को क्या किया जाता है? एक तरह से आप समझ सकते हो कि उनका स्कूलिंग शुरू होता है, मतलब जो एजुकेशन की जो प्रक्रिया है बच्चे की, वो शुरू होती है। आपको मालूम है कि पुराने जमाने में क्या होता था? स्कूल्स तो होते नहीं थे, गुरुकुल होता था। गुरुकुल में बच्चों को क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। तो उस समय क्या होता था? उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उपनयन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला है। विधवा विवाह का चलन था, मतलब विधवा जिनके पति खत्म हो जाते थे उनका पुनर्विवाह होता था, उसे ही क्या कहा जाता था? विधवा विवाह। तो विधवा विवाह का चलन किस में था? ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह, ये सब किस में नहीं होता था? ऋग्वेदिक काल में। याद रखेंगे आप लोग। आगे क्या है? क्या ऋग्वेदिक काल में महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी? तो जवाब है हाँ, भाग लेती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपको पढ़ देता हूं। इस काल में महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का चलन नहीं था। और इस काल में बच्चियों के यानी छोटी बच्चियों का उपनयन संस्कार होता था। यानी कि उपनयन संस्कार बता चुका हूँ 16 संस्कारों में से एक है, जिनमें बच्चों का शिक्षा शुरू होने का प्रतीक, मतलब उस टाइम से बच्चों की जो एजुकेशन है वो शुरू हो जाती है। मॉडर्न टर्म्स में वैसे समझ सकते हो। ठीक है, और विधवा विवाह का चलन था। विधवा मतलब जिनके पति खत्म हो जाते हैं उनका पुनर्विवाह होता था, उसे क्या कहा जाता है? विधवा विवाह। और उस विधवा विवाह का चलन किस में था? ऋग्वेदिक काल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करें आप लोग।